Hello students, welcome back. In previous section we studied about the work done by the different forces and last I remember I had talking about the work done by the gravitational forces. Okay, today we are going to take much more illustration of that. So let's start with the question. Suppose करो एक ब्लॉक है जिसकी मास m है, लेंथ l है, वो इस पोजीशन पे, दिस इज द पोजीशन 1, अगर उसे वर्टिकल कर दिया जाए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा होगा mgh। अगर किसी भी ब्लॉक को h हाइट पे लेके जाएं तो वर्क डन हो जाती है mgh। देखते हैं इस केस में क्या होगा। तो जैसे मान लो इसकी लेंथ l है, तो अगर मैंने इसे वर्टिकल कर दिया तो इसमें जितने भी मासेस हैं, सबसे पहले तो इसका एलिमेंट कंसिडर करो, जितने भी एलिमेंट है सबकी हाइट अर्थ से अलग अलग लेंथ पे है कि नहीं है? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को mgl लिखना सही है क्या? वर्क डन बाय ग्रेविटी को माइनस mgl लिखना सही होगा क्या? नहीं। अगर जैसे ही हाइट वेरी कर रहा है अलग अलग मासेस की, तो क्या करना पड़ेगा हमें? किसी भी एक एलिमेंट की वर्क डन निकालनी पड़ेगी और सबको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करके ऐड करना पड़ेगा। तो क्या कर लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx लेंथ का। ओके, dx लेंथ का एलिमेंट लिया हमने, तो इस एलिमेंट को अलग कर लो। इस dx लेंथ का एलिमेंट में कितना मास आएगा? तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx, दिस इज द स्मॉलर मास dm। ओके, और इसकी हाइट कितनी है? x। अब इसको, इस एलिमेंट को यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा? तो छोटा सा वर्क डन हो जाएगा dm इंटू जी इंटू एक्स, वो भी नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट किधर है? अपवर्ड। अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो वर्क डन का इंटीग्रेशन w, नेगेटिव साइन बाहर, dm के बदले क्या लिखेंगे? m अपॉन l इंटू dx, और यहाँ पे क्या है? gx। तो देखो तो माइनस mg अपॉन l बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x की वैल्यू टोटल 0 टू l। तो देखो कितना वर्क डन हो जाएगा? माइनस mgl इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2। तो देख एक एल कट जाएगा, तो माइनस mgl अपॉन 2, दिस इज द वर्क डन, माइनस mgl अपॉन 2। यहाँ पे सीधा सीधा आंसर mgl नहीं होगा। ओके, नोट इट डाउन, फिर अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस r है और इसके ऊपर एक चेन रखा हुआ है। ओके, और चेन इस तरह से रखा हुआ है, तो चेन की मास m है और लेंथ l है और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर r है। तो चेन को स्लोली अगर इस पोजीशन तक ले जाया गया तो उसमें आपको पता करना है कि फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। चेन को इस पोजीशन में ले जाने के लिए ग्रेविटी का कितना वर्क डन होगा? तो फिर से अगेन, क्या इस चेन का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो हाँ, यहाँ पे भी मास होगा, यहाँ पे भी मास होगा, हर एक एलिमेंट का मास होगा। तो हर एक एलिमेंट की हाइट क्या है? ग्राउंड से अलग अलग है। तो फिर से हमें कहां पे जाना होगा? इंटीग्रेशन पे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट चूज करते हैं चेन का। तो एलिमेंट चूज करने का तरीका है कि आप थीटा एंगल पे जाओ, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे जाओ और छोटा सा एक डी थीटा एंगल का एलिमेंट ले लो। ये एंगल है डी थीटा। इस डी थीटा एलिमेंट में कितना आएगा आपका मास, मतलब सॉरी लेंथ कितना आएगी? तो आर डी थीटा, दिस इज द लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट होगी। यस, अब देखो कि अगर स्मॉल एलिमेंट की लेंथ आर डी थीटा है तो मास कैलकुलेट किया जा सकता है। तो डीएम छोटा सा मास कितना हो जाएगा? तो मास पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द रिंग एल है, इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट आर डी थीटा, तो दिस विल बी द डीएम। अब आप देखो कि अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस छोटे से टुकड़े की, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, और यहां पे हमने क्या किया? एक छोटा सा एलिमेंट कैलकुलेट कर ली, डीएम।
ये एलिमेंट कैलकुलेट कर लिए dm। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस dm की वर्क डन निकालनी पड़ेगी। तो इस dm की वर्क डन कितनी होगी, तो ये यहाँ से कितने हाइट पे है, तो इस हाइट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो ये एंगल r, ये रेडियस r होगा, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी r cos थीटा, और वर्टिकल लेंथ कितनी हो जाएगी r sin थीटा हो जाएगी। तो छोटा सा जो वर्क डन मिलेगा हमें dw इज इक्वल टू माइनस dm इंटू जी और इंटू हाइट कितनी r sin थीटा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखो तो माइनस साइन बाहर, dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो m अपॉन एल इंटू आर डी थीटा। तो m अपॉन एल इंटू आर डी थीटा, इधर हो गया g, इधर हो गया r साइन थीटा। तो देखो तो m आर स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर इंटू जी अपॉन एल बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन में क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा, ये बचेगा। अब साइन थीटा, थीटा की वेरिएशन कहां से कहां तक, 0 टू, जब ये लाइन यहां पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2। तो थीटा की वेरिएशन 0 टू पाई बाई 2। देखते हैं आगे। तो W इज इक्वल टू माइनस एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल, साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई बाई 2। तो माइनस एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस कॉस 0। तो कॉस पाई बाई 2 0, कॉस 0 वैल्यू 1, आंसर क्या होगा माइनस एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल। दिस विल बी द वर्क डन। बातें क्लियर है? ओके, नोट इट डाउन। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन। वर्क डन बाय द ग्रेविटी हमने कर लिया, अब स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे निकालते हैं। मान लो कि ये कोई सिस्टम है दो ब्लॉक का बी एंड ए, और ये मूव करके एक्स डिस्प्लेस करके आगे इस पोजीशन पे आ गया, और ए और बी कैसे घूम रहे हैं साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ जा रहे हैं टुगेदर। तो ए और बी दोनों साथ साथ जा रहे हैं और दोनों की डिस्प्लेसमेंट कितनी है x। तो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखो, ग्राउंड फ्रेम से देखो, तो ये इंसान क्या देखेगा कि जो ब्लॉक ए है इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसी की वजह से ये आगे जा रहा है। तो ए पे स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण ही ये जा रहा है, तो इसे क्या कह देंगे एफ, एस मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स। और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है, तो ब्लॉक ए की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई है एक्स, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए। तो वर्क डन ऑन ए, ए पे कितना वर्क डन किया गया, किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू एक्स, ये हो गया वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ए। अब अगर ए पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है तो रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर की तरफ सोचो, इस पे आगे तो ये वापस बी पे किधर देगा, पीछे। तो ब्लॉक बी पे, ये जो ब्लॉक बी है इस पे फ्रिक्शन फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बी में भी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, बी में भी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो कितनी हुई है एक्स। तो वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बी इज इक्वल टू माइनस एफ एस इंटू एक्स। अब देखो पूरे सिस्टम के लिए नेट वर्क डन क्या हो गया, तो माइनस एफ एस इंटू एक्स प्लस एफ एस इंटू एक्स, खत्म, 0। तो कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन का सिस्टम पे नेटवर्क क्या होता है, 0। हाँ, किसी एक इंडिविजुअल बॉडी पे वर्क डन जो होगा वो नॉन जीरो होगा, लेकिन जब हम पूरे सिस्टम की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोई भी वर्क नहीं करता है, क्योंकि एक पे अगर पॉजिटिव वर्क करता है तो दूसरे पे उतना ही नेगेटिव वर्क कर देता है। तो सो वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन, नेट वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम विल बी ऑलवेज 0। ओके, नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन।
ऑन द सिस्टम। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन का हमने वर्क डन देख लिया क्या होता है, 0 होता है सिस्टम पे नेट वर्क डन। अब हमें एक सिचुएशन कंसिडर करनी है कि जैसे दो ब्लॉक है ए और बी, तो दोनों ए जो है पहले ब्लॉक बी के इस एंड पे है, तो मैंने क्या किया, इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम से अटैच कर दिया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब अगेन ये दोनों ब्लॉक क्या किया, मूव करके, ये जो पूरा सिस्टम है होल सिस्टम मूव करके यहाँ पे आ गया, और ब्लॉक ए की जो पोजीशन है जो पहले इस एंड पे थी अब कहाँ पे पहुंच गया, इस एंड पे पहुंच गया। तो अब हम पूरे सिस्टम को जब हम यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किए तो हमें देखना पड़ता है कि वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगी। तो अब आप देखो कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक एक्ट करता है, जब बी के रिस्पेक्ट में ए रेस्ट में हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन ही ए को फॉरवर्ड मूव कराती है एक साथ रख के। लेकिन अगर ए की रिलेटिव स्लाइडिंग, अगर आप बी पे बैठ के देखो, अगर बी पे चीटा बन के बैठ जाओ आप, तो जैसे आप बी पे बैठ जाओगे तो आपको लगेगा कि बी के रिस्पेक्ट में ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, बी के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, तभी तो इस एंड से इस एंड पे चला गया। तो ए पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो किधर हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है। अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब देख लेते हैं कि ए की डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो ए पहले 0 0 पे था, अब ए की कोऑर्डिनेट देखो, मान लेते हैं कि बी की जो लेंथ थी वो एल थी और इसने पूरा डिस्प्लेसमेंट एक्स करा। ओके, तो ए की पुरानी कोऑर्डिनेट 0 पे थी, एक्स कोऑर्डिनेट। अब नई कोऑर्डिनेट देखो, एल एक्स और अगेन एल, तो कितना हो गया, एक्स प्लस 2l। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, x प्लस 2l। तो वर्क डन ऑन ए, तो ए पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड होगी। क्यों होगी, क्योंकि रिलेटिवली ए क्या कर रहा है, फॉरवर्ड स्लाइड कर रहा है बी के रिस्पेक्ट में। तो एफ के बैकवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट x प्लस 2l, तो वर्क डन ऑन ए कितना हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू x प्लस 2l। और ये नेगेटिव, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। सिमिलरली अगर फ्रिक्शन ए पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो रिएक्शन के रूप में बी पे किधर लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और देख लेते हैं बी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो बी की डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो बी पहले कहां पे था, मान लो इस एंड को लेते हैं, ऑरिजिन पे था। अब ये वाला पीछे वाला एंड कहां पे आ गया, एल प्लस एक्स पे, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, एल प्लस एक्स। तो वर्क डन ऑन बी हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू एल प्लस एक्स। अब नेटवर्क देख लेते हैं सिस्टम पे। तो नेटवर्क देखोगे तो दोनों को ऐड करोगे, तो अगर आप इसको और इसको ऐड करते हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन कॉमन आ जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2l, ये माइनस अंदर आ गया, x प्लस एल, एक्स और x कैंसिल हो गया, माइनस 2l प्लस एल दैट इज माइनस एल। तो नेट वर्क डन कितना हो गया, माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू एल। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम विल बी ऑलवेज नेगेटिव एंड डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए with respect to B। A की अगर ग्राउंड फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट देखे तो x प्लस 2l है ना, लेकिन B के रिस्पेक्ट में देखे तो कितना किया, इस एंड से इस एंड पे चला गया तो L किया। तो L is the relative displacement of block A with respect to B। तो hence we can say that the work done by the kinetic friction always depends upon the relative displacement of the two bodies and it will be always negative। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो आई होप फ्रिक्शन का फंडा क्लियर हो गया होगा कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। ये मैं बारी बारी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में अप्लाई करनी है, यही बेस है वर्क एनर्जी पावर की। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, तो स्प्रिंग कैसे वर्क करता है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो मान लो कि एक स्प्रिंग है, ये आपका रहा स्प्रिंग और इससे अटैच्ड ये ब्लॉक है। और अभी हम लोग ये मान लेते हैं कि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे नहीं है, नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की पीछे रह गई। ये मान लो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ क्या है, नेचुरल लेंथ NL, और ब्लॉक की अभी पोजीशन कितनी है, x इनिशियल मान लो। अब हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया और इसे स्लोली स्लोली मूव कराया, स्लोली एंड स्लोली, एक्सलरेट नहीं कराया, ताकि हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स हो वो हमेशा क्या हो, स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो। अगर हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे तो नेट फोर्स राइट की तरफ आ जाएगा तो बॉडी एक्सलरेट कर जाएगी, तो वहां पे फिर हमें पता नहीं चलेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट करनी है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। तो इसलिए हमें इसे हमेशा फॉरवर्ड फोर्स को और स्प्रिंग फोर्स को इक्विलिब्रियम में रखना होगा, इसलिए हमें स्लोली स्लोली मूव कराना होगा। तो मान लो कि नई पोजीशन जो है वो ऐसे है,
न्यू पोजीशन इसने अचीव कर लिया लाइक दैट। मान लो ब्लॉक यहां पे आ गई। अब ब्लॉक की नेचुरल लेंथ से फाइनल पोजीशन हो गया XF। ओके, अब यहां से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में स्प्रिंग ने कितना वर्क करा, स्प्रिंग ने इस ब्लॉक पे कितना वर्क करा। तो हम क्या कर लेते हैं, अब आपको पता होगा कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है, स्प्रिंग फोर्स वो वेरिएबल फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो स्प्रिंग फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, K इंटू एक्स। नेगेटिव साइन ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट लगेगा। तो ये तो पता चल गया कि हमारी डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में हो रही है, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, तो पीछे की तरफ लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक FBD तैयार कर लेते हैं। ये नेचुरल लेंथ थी, तो यहां से किसी भी आर्बिट्री x लेंथ पे, जो x इनिशियल से बड़ा हो और x फाइनल से छोटा हो, वहां पे ब्लॉक है। मान लो अगर ये मान लो कि x इनिशियल 2 मीटर का है और x फाइनल 4 मीटर का है, तो 2 और 4 के बीच में कभी ना कभी तो आया होगा ना। तो x क्या है, मान लेते हैं x इनिशियल से बड़ा है और x फाइनल से छोटा है, तो कभी ना कभी ब्लॉक इस पोजीशन पे रहा होगा। तो जब इस पोजीशन पे रहा होगा तो स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट kx लगा होगा। अब यहां से मैं थोड़ा सा इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कराता हूं, कितना लेंथ, तो dx लेंथ। अगर ये ब्लॉक dx लेंथ आगे आ गई, दिस इज द dx लेंथ, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसी तरह जो भी वर्क डन करना पड़ेगा x से dx जाने में, उस छोटे से वर्क डन को हम लोग बार बार इंटीग्रेट करके जोड़ देंगे x इनिशियल से x फाइनल तक, तो नेट वर्क डन आ जाएगा। इंटीग्रेट क्यों करना, क्योंकि फोर्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अगर आप x बढ़ाओगे तो फोर्स और बढ़ जाएगा, कांस्टेंट तो है नहीं। तो देखो, तो हम लोग छोटी सी वर्क डन लिख सकते हैं, dw इज इक्वल टू kx dx, और वो भी नेगेटिव, क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स किधर लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इंटीग्रेट कर लो, कहां से कहां तक, तो x इनिशियल से लेके कहां तक हमें जाना है, x फाइनल तक। तो वर्क डन का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, यहां हो गया माइनस के बाहर x स्क्वायर अपॉन 2 x इनिशियल टू x फाइनल। तो w इज इक्वल टू माइनस के x फाइनल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2। तो इस माइनस को अगर हम लोग अंदर कर ले तो k बाई 2 बाहर आ गया, x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। ये आपका जनरल फार्मूला हो गया। अब आपने कभी कभी किताबों में देखा होगा कि हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क डन बाय द स्प्रिंग, तो वो इसी का एक स्पेशल केस है। अब देखो कि केस 1, when body starts its motion from its natural length। मान लो कि नेचुरल लेंथ से अगर मोशन स्टार्ट हो, यानी कि यहां से मोशन स्टार्ट हो, हमने मोशन कहां से स्टार्ट किया, एक्स इनिशियल से। तो जैसे हम नेचुरल लेंथ से मोशन स्टार्ट करेंगे तो एक्स इनिशियल के बदले क्या पुट करेंगे, 0। तो पुट एक्स इनिशियल इज इक्वल टू 0। जैसे आप इसमें 0 पुट करोगे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या आ जाएगा, माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर। और यही आप लोगों ने जनरली किताब में देखा होगा। तो हमेशा जरूरी नहीं कि आपको मीन पोजीशन से, नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेसमेंट हो ब्लॉक की। अच्छे क्वेश्चंस में आपको किसी भी पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट दिया जा सकता है, तो आपको जनरल फार्मूला आना चाहिए। आप इससे किसी भी फार्मूला को डिराइव, किसी भी सिचुएशन की वर्क डन निकाल सकते हो। ओके, तो नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, वर्क डन बाय द सूडो फोर्स। वर्क डन बाय द सूडो फोर्स, क्योंकि वर्क डन जो है ना ये फ्रेम डिपेंडेंट है। आप ग्राउंड फ्रेम में वर्क डन निकालोगे वो अलग आएगा, और नॉन इनर्शियल में निकालोगे तो अलग आएगा। तो फ्रेम डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब सूडो फोर्स का भी वर्क होगा। देख लेते हैं, वर्क डन बाय द सूडो फोर्स। मान लो कि ये कोई वेज है जिसकी इंक्लिनेशन थीटा है, लेंथ L है और हाइट h है। ओके, यहां पे हमने एक ब्लॉक रखा और सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को एक्सलरेट करा दिया। कितना से, तो a0 एक्सलरेशन से।
तो अगर ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टली ए नॉट एक्सेलरेशन से ए नॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, तो हमें अगर मैं इस ब्लॉक को, ब्लॉक ए को वेज के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करूं, वेज पे चीटा बन के बैठ जाऊं, तो क्या होगा? आप देखोगे कि ब्लॉक ए पे सूडो फोर्स लगेगा, एंगल थीटा, ये ब्लॉक ए, और ब्लॉक ए पे अपोजिट डायरेक्शन में मास इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मान लो कि ब्लॉक की मास m है, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो m a नॉट इस पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अब देखो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, तो ये ब्लॉक क्या करेगा? धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। मान लो कि ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंच गया, इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि सूडो का एक कंपोनेंट इसे ऊपर ले गया होगा। जैसे कि हमने फ्रिक्शन में भी ऐसे केसेस डील किए थे, तो इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? m a नॉट cos थीटा ओके, और इधर कितना हो जाएगा? m a नॉट sin थीटा। तो अगर आप देखो तो वर्क डन बाय द सूडो फोर्स, वर्क डन बाय द सूडो फोर्स कितना होगा? तो m a नॉट cos थीटा, m a नॉट cos थीटा, ये तो फोर्स हो गया। और मान लो कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ब्लॉक जो है यहां से dx लेंथ आगे बढ़ा, किस फोर्स की वजह से? तो m a नॉट cos थीटा की वजह से। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसे इंटीग्रेट करो तो देखो तो m a नॉट dx cos थीटा। अगर आप dx cos थीटा के एलिमेंट जोड़ोगे और ब्लॉक यहां से यहां पहुंच गया, तो नेट एलिमेंट का समेशन कितना आएगा? हॉरिजॉन्टल लेंथ के बराबर ही तो आएगा। आप सीधे से समझो कि फोर्स की डायरेक्शन, सूडो की डायरेक्शन m a नॉट हॉरिजॉन्टली, तो जब ब्लॉक यहां से यहां पहुंच जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? l के बराबर ही तो हुआ। यहाँ पे l क्या था? 0, और यहाँ पे जब पहुंच जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में l जाएगा। तो ये एक तरीका है कि dx cos थीटा का टोटल समेशन कितना होगा? l। तो नेट क्या हो जाएगा? m a नॉट l, दिस इज द वर्क डन बाय द सूडो। तो वर्क डन बाय द सूडो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पे, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है तो देखते हैं। जैसे कि मैंने अर्लियर ही डिस्कस किया था, स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि व्हाट इज वर्क। तो वर्क इज अ प्रोसेस टू इंक्रीज और डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी को घटाने और बढ़ाने का क्या एक तरीका, एक जरिया है। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट पे साइमल्टेनियसली कई सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं और हर एक फोर्स का वर्क डन अलग अलग होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो कि अर्थ सरफेस है, ये ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है, यहां पे फ्रिक्शन भी है, सरफेस स्मूथ नहीं है, और ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट हो गई, मान लो ये एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल, फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा? पीछे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ग्रेविटी का फोर्स नीचे, और सरफेस क्या है आपका? रफ। अगर मान लो कि ये ब्लॉक यहां पे पहुंच गया किसी भी तरीके से, इसकी डिस्प्लेसमेंट मान लो x, तो आप देखो इस पे 4 फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं, नॉर्मल, mg, फ्रिक्शन और एक्सटर्नल। अगर मैं बोलूं कि फाइंड द वर्क डन बाय द नॉर्मल, तो आपका आंसर क्या होगा? वर्क डन बाय द नॉर्मल इज 0, क्योंकि नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो नॉर्मल ने कोई भी वर्क नहीं करा। सिमिलरली वर्क डन बाय द mg इन दिस केसेस विल बी एज वेल एज 0। होगी कि नहीं होगी? तो होगी। तो वर्क डन बाय द mg विल बी 0। तो अगर mg का भी वर्क डन 0 हो गया, नॉर्मल का भी 0 हो गया, अब एक्सटर्नल फोर्स का देखते हैं वर्क डन। तो वर्क डन बाय द F एक्सटर्नल विल बी F एक्सटर्नल इनटू x, पॉजिटिव हो गई। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स इनटू x, नेगेटिव। तो आपने देखा कि एक साथ 4 फोर्स लग रहे हैं, कोई पॉजिटिव वर्क कर रहा है, कोई नेगेटिव कर रहा है, कोई 0 कर रहा है। तो अगर मैं देखूं वर्क की डेफिनेशन से, तो नॉर्मल रिएक्शन इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को ना तो बढ़ा रहा है ना ही घटा रहा है। व्हाट इज वर्क? वर्क इज द प्रोसेस टू इंक्रीज और डिक्रीज द एनर्जी। एक ऐसा तरीका है जिसको एक्सिक्यूट करने से वी कैन इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट और एज वेल एज डिक्रीज। तो देखो
नॉर्मल ने कोई भी ऐसा कुछ नहीं करा जिससे इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, ये न्यूट्रल है। उसी तरह mg ने भी ऐसा कुछ नहीं करा। जिसने पॉजिटिव वर्क करा वो सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज करना चाहता है, जिसने नेगेटिव वर्क करा वो सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज करना चाहता है। तो अगर मैं इन सारे वर्क को ऐड करूं तो जितना भी वर्क डन का समेशन आएगा, अगर वर्क डन का समेशन, सारे फोर्सेस का वर्क डन का समेशन पॉजिटिव आया तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर नेगेटिव आता है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी क्या कहता है, यही कहता है। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वेट, शॉर्ट में हम लोग इसे लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है कि समेशन ऑफ वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, चेंज करेगा। अब इसका प्रूफ आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं दूंगा। तो आपको बस यही जाननी है कि काइनेटिक एनर्जी को जो पॉजिटिव वर्क होगा वो बढ़ाएगा, जो नेगेटिव वर्क होगा वो घटाएगा। तो अगर पॉजिटिव की अमाउंट ज्यादा होगी तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग ये लिखते हैं कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द अदर फोर्स, और कोई भी फोर्स हो, वर्क डन बाय द सूडो, जितने भी फोर्स है सबको आप एनालाइज कर लो, सबका वर्क डन का समेशन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और इसी का एक छोटा सा रूप है कौन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उसको हम लोग आगे जाएंगे, जब आपने ये समझ लियो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस 2 मिनट का काम रहेगा। ओके, तो आप इसे नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कि लोअर प्लैंक है, ये अपर प्लैंक, इसका नेमिंग कर दो बी, ये ए। लोअर प्लैंक और ग्राउंड के जो सरफेस है ये स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसको वी नॉट रफ्तार से मैंने प्लैंक ए को छोड़ दिया। तो जब प्लैंक ए पे वी नॉट वेलोसिटी है तो वो तो बी के रिस्पेक्ट में है, तो इसका मतलब ए क्या है, बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली स्लाइड करेगा, आगे तक जाएगा। तो अब देखो, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन इफ इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। ये जो ब्लॉक ए है कुछ देर में रेस्ट में आ जाता है बी के रिस्पेक्ट में, तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, ए पे और बी पे। वर्क डन बाय द वर्क डन ऑन द लोअर प्लैंक ड्यूरिंग द सेम टाइम, उसी टाइम में जब तक कि जिस टाइम में ये रेस्ट में आ जाएगा बी के रिस्पेक्ट में, उसी टाइम में ए पे वर्क डन क्या होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का, बी पे क्या होगा। तो अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है कि मान लो कि ब्लॉक ए जो है ये वी नॉट रफ्तार से जा रहा है, ओके, तो ये बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली स्लाइड कर रहा है और वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, पीछे की तरफ एफ के। तो पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन ने क्या किया, एक्ट किया। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जब पीछे की तरफ एक्ट करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी घटेगी। और सिमिलरली अगर आप बी को देखो जो लोअर प्लैंक है, तो अगर इस पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इस पे फ्रिक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में तो इस पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ब्लॉक बी की रफ्तार को बढ़ाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऊपर वाले की वेलोसिटी घट रही है, नीचे वाले की बढ़ रही है। तो कभी ना कभी तो एक ऐसा समय आएगा ना जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए, एक की घटते घटते दूसरे की बढ़ते बढ़ते। तो जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो बी के रिस्पेक्ट में ए क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, तब दोनों साथ साथ चलना शुरू कर देगा। और जब दोनों साथ साथ चलना शुरू कर देगा उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करना बंद कर देगा। तो आपको उस टाइम की वैल्यू पता करनी है जिस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि वो टाइम कैसे कैलकुलेट करता है। तो लेट टी इज द टाइम, टी ऐसा टाइम है जहां पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है। तो देखो, तो मान लो कि इसकी मास कैपिटल एम है,
और इसकी मास स्मॉल m है, ये गिवन है, मैंने नहीं दिया था। तो ए का जो रिटार्डेशन होगा वो कितना होगा? तो रिटार्डेशन ऑफ ए इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स यानी कि म्यू एम जी अपॉन एम होगा, फोर्स अपॉन मास, ये खत्म। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा? म्यू इंटू जी, किधर? बैकवर्ड, यानी कि रिटार्ड करेगा। तो v इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी v है, लेट v इज द कॉमन वेलोसिटी, दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या है? v है। तो v इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? u कितना है? v नॉट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a इंटू टी, तो v नॉट माइनस a के बदले म्यू g इंटू टी, दिस इज द कॉमन वेलोसिटी। और इतना ही वेलोसिटी कौन अचीव करेगा? लोअर प्लैंक। तो लोअर प्लैंक पे फोर्स उतना ही लगेगा और लोअर प्लैंक की एक्सेलरेशन अलग होगी। तो आप इसे नोट करें, फिर मैं इसे आगे प्रोसीड करता हूं। तो देखो, लोअर प्लैंक जब भी वेलोसिटी अचीव कर लेगा तो दोनों रिलेटिवली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाएंगे। तो रेस्ट में आ जाएंगे तो फोर्स एक्ट करना बंद कर देगा और वहां से स्टैटिक फ्रिक्शन शुरू हो जाएगी। तो देखो, कैपिटल ब्लॉक पे यानी कि इस बड़े वाले ब्लॉक पे, लोअर ब्लॉक पे जिसकी मास कैपिटल एम है, इस पे म्यू एम जी इतना ही फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो म्यू स्मॉल एम जी फोर्स अपॉन मास, मास तो क्या है? कैपिटल है, इस बार मास बदल गया। अब देखो कि फिर से हम लोग क्या लगाएंगे? कॉमन वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इसकी u क्या है? ये तो स्टार्टिंग में रेस्ट में था ना, तो जीरो प्लस म्यू स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम इंटू टी। अब देखो तो इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर ले। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर ले, मान लो इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन क्या है? 1 है। तो v नॉट माइनस म्यू जी टी इज इक्वल टू म्यू एम जी कैपिटल एम इंटू टी। तो देखो तो v नॉट इक्वल्स म्यू जी कॉमन आ जाएगा, म्यू जी टी, तो क्या बचेगा? 1 प्लस म्यू जी टी स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। तो v नॉट इक्वल्स कितना आ जाएगा? v नॉट इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय म्यू इंटू जी, दैट इज द t। आप सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, तो ये कैपिटल एम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टोटल क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो इतना टाइम मिल गया। इस टाइम में दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी। तो अगर इस टाइम में दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई, तो अब हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन ऑन अपर प्लैंक, तो देखो तो वर्क डन ऑन अपर प्लैंक क्या लिख सकते हैं? जो भी वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिल गई, अच्छा टी की वैल्यू यहाँ पे पता चली, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता चली। तो वर्क डन ऑन द अपर प्लैंक हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट एस, और वो पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव? तो अपर वाले ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो माइनस। अब एस आप निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू क्या? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v नॉट टी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a इंटू टी स्क्वायर। आपको t की वैल्यू पता है, आप t पुट कर दो, एक्सेलरेशन पता है, s निकल गया, और जैसे ही s निकल जाएगा आप उसे क्या कर दोगे? यहां पुट कर दोगे, तो दैट विल बी द आंसर। और अगर a का निकल गया तो b का निकल जाएगा, सेम प्रोसेस। तो आप क्या कर लेंगे? इसे आगे फर्दर प्रोसीड कर लेंगे, ये थोड़ा सा लंबा आएगा, आप खुद से कैलकुलेट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो एक तो तरीका मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट निकाल के आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करो। दूसरा, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने क्या किया था? एक इक्वेशन लाया था, v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी टी, और t की वैल्यू हमने फाइंड की थी एम वी नॉट एम प्लस एम इंटू म्यू जी। अगर मैं उसे यहाँ पे पुट कर देती हूँ तो v नॉट माइनस म्यू जी टी के बदले एम वी नॉट एम प्लस एम इंटू म्यू जी, ये तो म्यू जी कैंसिल हो जाएगा, v नॉट कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 1 माइनस कैपिटल एम, नीचे में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो इससे हमारी कॉमन वेलोसिटी आ गई v नॉट स्मॉल एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये हमारी कॉमन वेलोसिटी आ गई। अब देखो इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है।
तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द नॉर्मल। तो वर्क डन बाय द नॉर्मल 0 होगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी भी 0 होगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी, तो इस ब्लॉक की। तो इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी फाइनल वेलोसिटी मान क्या होगी, कॉमन वेलोसिटी हमने v मानी थी, तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर। देखो m/2 कॉमन आ गया, v स्क्वायर, इस v के बदले हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो v नॉट स्क्वायर कैपिटल M स्क्वायर m प्लस m का होल स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। अब देखो v नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो m v नॉट स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ गया, क्या बचा, कैपिटल M स्क्वायर m प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसे सॉल्व कर लो, ये होल स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये दोनों कट गया। इसमें देखो कि माइनस m कॉमन आ जाएगा, तो ये माइनस m और ये माइनस m, माइनस m स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे m v नॉट स्क्वायर बाय 2 को एज इट इज रखा है, यहाँ से m कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, स्मॉल m प्लस 2m, और नीचे m प्लस m का होल स्क्वायर है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, m इंटू m माइनस m स्क्वायर v नॉट स्क्वायर m प्लस 2m m प्लस m का होल स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर, जिसमें आपको टाइम से मतलब टाइम के टर्म में आंसर नहीं आएगा। आप सिमिलरली क्या कर सकते हो, बिगर ब्लॉक के लिए लोअर प्लैंक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लोअर प्लैंक की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन लोअर प्लैंक, तो उसकी फाइनल क्या हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर, कॉमन वेलोसिटी और इनिशियल क्या थे 0। अब आपके पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पड़ी हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, पुट कर दो हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर इंटू m स्क्वायर m प्लस m का होल स्क्वायर। तो देखो तो क्या आ गया, कैपिटल M इंटू स्मॉल m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 m प्लस m का होल स्क्वायर। तो देखो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क करेगा और इस पे क्या किया, नेगेटिव वर्क किया एज इट इज। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे आपने एनएलएम में भी ये क्वेश्चन करा होगा कि एक व्हीकल है जो ए नॉट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है, इसमें एक पेंडुलम है, एम मास का, लेंथ एल है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंगल मेड बाय द ब्लॉक। ये जो एम है ना बॉब, इसके द्वारा कितना मैक्सिमम एंगल बनेगा वर्टिकल के साथ। तो आपने वहां पे एक आंसर फाइंड किया था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन g। तो वो मैक्सिमम एंगल नहीं था, वो क्या था, एंगल एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे मान लो कि गाड़ी आगे बढ़ी तो सूडो इस पे पेंडुलम पे किधर लेगा, पीछे लेगा, तो पीछे लेगा तो किसी एक एंगल पे वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है कि नेट फोर्स 0 हो जाता है। लेकिन यहां से यहां तक जो उस पे फोर्स लगा तब तक उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ बन गई, जिसके वजह से वो और आगे चला जाता है और इस तरह से एसएचएम करता है। ओके, तो मैक्सिमम एंगल कब बनेगा, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आप देखे होंगे पेंडुलम पे क्या होता है कि मान लो कि ये मेन पोजीशन है, तो पेंडुलम कैसे कैसे करता है, लाइक दिस। तो जहां पे उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, जहां पे वो मैक्सिमम एंगल बनाता है, वहां पे क्या होती है, वो रेस्ट में आ जाता है मोमेंटरली, यानी कि ऐसे जाएगा तो रेस्ट में आएगा, फिर से वापस फिर यहाँ पे रेस्ट में। तो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, यानी कि इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, उस समय जो एंगल बनेगा दैट विल बी द मैक्सिमम एंगल। तो मैक्सिमम एंगल इक्विलिब्रियम एंगल से डिफरेंट आता है, तो देखते हैं कितना आता है। ओके, तो अप्लाई करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम को बड़ा बनाता हूं। ये m, ये लेंथ l, ये फाइनली यहां पे मान लो कि पहुंच गया। ओके, तो अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के देखूं तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा भाई, सूडो एम ए नॉट। तो इस पे लगा सूडो एम ए नॉट, ये लेंथ भी l है, और मान लेते हैं कि थीटा नॉट इज द मैक्सिमम एंगल। अब वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है अप्लाई करेंगे। अब देखो तो ये इनिशियल पोजीशन थी ए, इसको मान लेते हैं बी। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो mg लग रहा है, एक सूडो लग रहा है, और एक क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। और इसकी पाथ कैसी होगी, तो पाथ ऐसी होगी। अब देखो कि हम अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो यहाँ पे ये क्या था, रेस्ट में था, यहाँ पे v0 थी। तो वर्क डन बाय द सूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय द टेंशन प्लस वर्क डन बाय द mg इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, तो हाफ mv स्क्वायर लिखेंगे
तो इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो थी और फाइनल भी क्या होगी, जीरो। तो देखो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, जीरो। तो दिस टर्म विल बी जीरो, क्योंकि ये भी रेस्ट में था और यहाँ पे भी वो रेस्ट में आएगा। तो सूडो फोर्स का वर्क डन देखते हैं। तो सूडो फोर्स कितना है भाई, ma0। और देखो तो ये जो ब्लॉक एम मास जो है यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट हुई, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स। तो अब देखो ये एल है, ये थीटा नॉट है, तो एल का अगर कंपोनेंट बनाए तो यहाँ से यहाँ तक का जो ओ से लेके बी तक का जो कंपोनेंट होगा वो होगा एल कॉस थीटा नॉट। ओ बी कितना होगा, एल कॉस थीटा नॉट होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, और ये जो है आपका, इसको सी मान लो, BC कितना होगा, तो BC होगा L cos थीटा इधर L sin थीटा, तो L sin थीटा नॉट। तो देखो तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो L sin थीटा नॉट, दिस इज द पॉजिटिव वर्क डन बाय द टेंशन। टेंशन का वर्क डन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि जब वो किसी भी सर्कुलर पाथ पे, मान लो कि इसकी पाथ अगर आप ट्रैजेक्टरी बनाओगे तो ये पाथ ऐसी बनेगी, तो किसी भी इंस्टेंट पे पेंडुलम ऐसा होगा, किसी भी इंस्टेंट पे मान लो कि ऐसा है, किसी भी इंस्टेंट पे ऐसा है, तो ये टेंशन हमेशा टेंशन की डायरेक्शन। अब देखो तो टेंशन की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री होगा। इस जगह पे टेंशन ऐसा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट, तो ये टेंजेंट ये रेडियस, ये टेंजेंट ये रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। तो किसी भी सर्कुलर मोशन में या पार्ट ऑफ सर्कल में टेंशन का वर्क डन क्या होता है, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होती है और टेंशन अलोंग द रेडियस होता है, तो टेंशन का वर्क डन जीरो। mg का वर्क डन देखते हैं। अब देखो कि mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और पार्टिकल यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, यानी कि ये AB लेंथ ऊपर चला गया, तो व्हाट विल बी द AB, तो AB इक्वल्स टोटल लेंथ L माइनस OB, L माइनस OB, व्हाट इज OB, L cos थीटा नॉट, L cos थीटा नॉट, L कॉमन 1 माइनस cos थीटा नॉट, दिस इज द AB। तो वर्क डन बाय द mg हो जाएगा, mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो माइनस mg L 1 माइनस cos थीटा नॉट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ओके, अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो तो ma0 L sin थीटा नॉट इक्वल्स mgl, ये इसको इधर भेज दो, 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, तो m और l कैंसिल हो गया। चलो साइन थीटा नॉट को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा नॉट बाय 2 इंटू कॉस थीटा नॉट बाय 2 लिख सकते हैं। यहां पे देखो 1 माइनस कॉस थीटा को, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2। तो देखो तो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे जी भी है, और साइन थीटा नॉट बाय 2 साइन थीटा नॉट बाय 2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा फाइनली, तो यहाँ पे बचेगा a नॉट कॉस थीटा नॉट अपॉन 2, और यहाँ पे बचेगा g इंटू साइन थीटा नॉट अपॉन 2, तो साइन बाय कॉस 10, तो a नॉट अपॉन g इज इक्वल टू tan थीटा नॉट अपॉन 2, तो थीटा नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a नॉट अपॉन g, तो थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स a नॉट अपॉन g। अब याद आ रहा है कुछ, tan इनवर्स a नॉट अपॉन g, तो जहां पे भी इक्विलिब्रियम एंगल बनेगा उससे दुगना होगा क्या, मैक्सिमम एंगल। तो हम लोग ऐसे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, नोट इट डाउन। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक ब्लॉक है जिसकी मास m है, v0 रफ्तार से इसे छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया। यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट k है। स्प्रिंग जहां पे स्प्रिंग एंड होता है उसके नीचे का एरिया रफ है और वहां की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी दी हुई है, म्यू। तो आपको बताना फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कब होगा, तो ये ब्लॉक जब स्प्रिंग से टकराएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो जब ये ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा तभी तक ना कंप्रेस कर पाएगा, उसके बाद कोई भी कंप्रेशन नहीं होगी। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में
फाइनल वेलोसिटी जो है इस ब्लॉक की 0 हो जाएगी, तभी जाके वो मैक्सिमम कंप्रेस होगा। ओके, तो लेट्स अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई वेट वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय और कोई फोर्सेस है, यस, mg नॉर्मल भी लगेगा इधर, mg ऊपर नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का मैंने वर्क डन क्या बताया था, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। तो व्हाट इज एक्स इनिशियल? ये अपनी नेचुरल लिमिट से कंप्रेस हो रही है, तो एक्स इनिशियल क्या हो जाएगी, 0, और एक्स फाइनल क्या हो जाएगी, जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगी। ओके, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा इस पे, म्यू mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, तो जितना इसकी मैक्सिमम कंप्रेशन होगी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg, और वो भी नेगेटिव में होगा, म्यू mg, और मान लेते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन है x नॉट, म्यू mg x नॉट। वर्क डन बाय mg 0, वर्क डन बाय नॉर्मल 0 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर हो जाएगी। अब देखो, पुट करो x इनिशियल इज इक्वल टू 0, तो आंसर विल बी माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, इधर माइनस म्यू mg x नॉट, इधर माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर। अब आपको आंसर आता हुआ दिख रहा है, देखो माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, के एक्स नॉट स्क्वायर, एलसीएम भी ले लो, 2 म्यू एम जी एक्स नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2, तो कैंसिल हो गया। तो देखो, तो के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 2 म्यू एम जी एक्स नॉट माइनस एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इन एक्स नॉट। तो अब आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स नॉट निकालनी है, तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो व्हाट इज माइनस बी, तो माइनस 2 म्यू एम जी प्लस माइनस डी, डी क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 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 मिलकर प्लस 4a, ए के बदले के, 4k एम वी नॉट स्क्वायर, 4k एम वी नॉट स्क्वायर, ओके, अपॉन 2a, 2k। अब आप इसे सॉल्व कर लें, दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। मैकेनिकल क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यू से दिखाते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इसका कॉन्सेप्ट हम लोग तभी इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस इन द कंजर्वेटिव फील्ड। अब देखो ये नया नया टर्म सब आ रहा है, कंजर्वेटिव फील्ड। तो व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? तो कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं उस फील्ड को जो कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो। जैसे दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होते हैं कंजर्वेटिव, एक होते हैं नॉन कंजर्वेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग तभी इंट्रोड्यूस करते हैं जब हमारा फोर्स क्या हो, कंजर्वेटिव नेचर का हो। तो व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस? तो इफ द राउंड ट्रिप वर्क डन मेड बाय द फोर्सेस इज 0, then the force is said to be conservative. देखो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल है कि राउंड ट्रिप वर्क डन क्या करता है, वो 0 करता है। और दूसरी खास बात यह है कि कंजर्वेटिव फोर्स का किया गया वर्क will be independent of path. It only depends upon final position and initial position. It will be independent upon path. Which path it is taken to going from one point to another point, it doesn't matter. Okay.
तो देखो जैसे मान लो कि हमने वर्क डन विद ग्रेविटी पढ़ा था, जब ब्लॉक को हम लोग सीधे ऊपर ले गए थे तो भी कितना आया था mgh, याद होगा। एक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ले गए थे h हाइट पे तो भी mgh आया था, वर्क डन नेगेटिव आया था। और एक हमने जिगजैग पाथ लिया था तो भी कितना आया था -mgh। तो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। अब देखो राउंड ट्रिप वर्क डन 0 कैसे होता है, तो अगर आप इस ब्लॉक को h हाइट पे ले गया तो वर्क डन पहला केस में क्या आया -mgh। अब आप इसे छोड़ दो, इसे नीचे लाने के लिए, वापस लाने के लिए कोई भी वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा। आपने जितना भी वर्क किया है ना वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर हो गई है, तो वो बाकी आपने जितना भी वर्क करा है उसके बराबर वर्क वो खुद कर लेगा और पॉजिटिव। तो अब अगर आप इसे छोड़ दोगे तो ये ग्राउंड पे आ जाएगा और ये पॉजिटिव mgh करेगा, तो ऊपर जाने और नीचे आने को राउंड ट्रिप कहा जाता है। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगी 0। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको वर्क डन बता ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है। यहाँ पे एक ही कंजर्वेटिव फील्ड पढ़ना है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। ओके, तो देखो, तो हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहेंगे कि अगर राउंड ट्रिप वर्क 0 हो जाता है तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। ठीक, अब जैसे देखो, तो हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स को उसी तरह से डिफाइन करेंगे, इफ राउंड ट्रिप वर्क डन बाय द फोर्स इज 0, तो वो क्या कहलाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। इट्स वर्क डन will be independent of path, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। तो चलो देखते हैं। अब एक और स्टार पॉइंट, की पॉइंट क्या है कि वर्क डन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द कंजर्वेटिव फोर्स is equal to decrease in potential energy। कंजर्वेटिव फोर्स का किया गया वर्क डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ एनी कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो कि आप mgh पढ़ते हो, तो एक्चुअली वो क्या है कि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं अर्थ और ब्लॉक की। पहले ब्लॉक अर्थ के सरफेस पे होता है, फिर हम उसे h हाइट पे ले आते हैं। तो पहले दोनों एक साथ था, अब दोनों की कॉन्फ़िगरेशन बदल गई। उसी तरह स्प्रिंग में भी देखो, स्प्रिंग फोर्स में क्या होता है कंजर्वेटिव होता है। स्प्रिंग को जैसे हम लोग कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग और वो जो ब्लॉक है उसके बीच कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं, कभी एक्सटेंड कर देते हैं, कभी उसे रिड्यूस कर देते हैं। तो जब भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो ऑब्जेक्ट की तो उसको हम लोग क्या कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जैसे आप 12th में पढ़ेंगे, चार्ज पार्टिकल को ट्रायंगल पे रखा, फिर उसे स्क्वायर पे रख दिया, या फिर ट्रायंगल के छोटे से ट्रायंगल पे रख दिया। तो जैसे जैसे हम लोग चार्ज पार्टिकल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, पहले मान लो पहले 10 मीटर पे था, 5 मीटर पे रख दिया दो चार्ज पार्टिकल को, फिर 2 मीटर पे रख दिया। तो चार्ज पार्टिकल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। तो उसी तरीके से जैसे आप दो मास को, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो किस पे एक्ट करता है मास पे, तो जब भी दो मास की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। स्प्रिंग और ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ब्लॉक जो लेते हैं हम लोग रिजिड लेते हैं, और स्प्रिंग क्या होती है कंप्रेसिबल होती है, इलास्टिक होती है। तो क्या होता है कि जो हम कंप्रेस करते हैं तो ब्लॉक रिजिड होने के कारण कंप्रेस नहीं होता, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है। तो कंप्रेशन के बाद क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। और आप देखोगे सिंपल से एग्जांपल आपके सामने, मान लो कि यहाँ पे अगर मैं इसको रेफरेंस लेता हूँ जीरो पोटेंशियल की, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना इम्पॉसिबल है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है। और हम लोग रेफरेंस क्या लेते हैं, इंफिनिटी को जीरो पोटेंशियल का रेफरेंस लेते हैं।
तो जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो, एक्चुअली में हम लोग जब अर्थ से h हाइट पे जाते हैं तो पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करते हैं, नॉट एक्चुअल पोटेंशियल। ठीक, तो मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोग पोटेंशियल जो है, इनिशियल पोटेंशियल, उसको रेफरेंस मान लेते हैं और वो 0 है। जब हम इसे h हाइट पे ले जाएंगे m मास को, तो देखो तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है और वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना आएगा, तो माइनस mgh आएगा कि नहीं आएगा। तो आप क्या कहते हो, आप जनरली क्या पढ़ते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू, आप क्या पढ़ते हो यहाँ पे mgh। तो देखो u फाइनल माइनस u इनिशियल कितना हो जाएगा, तो u फाइनल हो गया आपका, नहीं पता, हाँ मैंने क्या बताया कि वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट ऑन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंजिंग इतना आया तो डिक्रीज कर रहा है, मतलब माइनस इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब देखो दोनों बराबर होंगे, तो व्हाट इज यू फाइनल, तो यू फाइनल नहीं पता, माइनस यू इनिशियल, यू इनिशियल 0 है, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh, तो खत्म। तो यू फाइनल इज इक्वल टू कितना हो गया, mgh। तो जब हमने इसको 0 रेफरेंस माना तब यहाँ पे जाके पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh, और अगर वर्क डन बाय द ग्रेविटी कहा जाए तो माइनस mgh, यानी कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन माइनस mgh, तो उसमें एक और नेगेटिव लगा दो तो क्या मिल जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यूं कह लो मैथमेटिकली वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस डेल्टा यू। तो व्हाट इज वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं dr इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो यहाँ पे डेल्टा ना करके इसे भी du कर दें, क्योंकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट छोटा सा लेंगे dr तो ये भी क्या हो जाएगा du। तो कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस du अपॉन dr हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। ओके, अब मान लो कि कंजर्वेटिव फोर्स तीनों डायरेक्शन में हो सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी आपका x y z का फंक्शन हो सकता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का अगर हमें x कंपोनेंट चाहिए, fcx चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। और वो कौन सा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं कि अगर फंक्शन में 3 वेरिएबल हो तो जिसके रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो सिर्फ उसी को वेरिएबल मानना है, बाकी को क्या मानना है, कांस्टेंट। जैसे मान लो कि एग्जांपल में u इज इक्वल टू हो गया x स्क्वायर वाई जेड, तो अगर हमें डबा u अपॉन डबा x करना पड़ा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो x को वेरिएबल मानेंगे, y z कांस्टेंट हो गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसी तरह मान लो कि कंजर्वेटिव फोर्स का y कंपोनेंट, तो इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे y के रिस्पेक्ट में, और कंजर्वेटिव फोर्स का z कंपोनेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z। ये डिटो क्लास 12 में आपको पढ़ना है और आपने पढ़ा भी होगा। तो ये ऐसा होता है। तो मान लो जब आपको नेट फोर्स निकालना, तो टोटल कंजर्वेटिव फोर्स वेक्टर बराबर कंजर्वेटिव फोर्स का x कंपोनेंट, इसमें i कैप लगा दो, कंजर्वेटिव फोर्स का y कंपोनेंट j कैप, कंजर्वेटिव फोर्स का z कंपोनेंट k कैप, तो माइनस डबा u अपॉन डबा x i कैप, partial differentiation of u with respect to y j cap, partial differentiation of u with respect to z k cap, ये आपका नेट कंजर्वेटिव फोर्स देता है। ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्स का सीधा सीधा लेना देना किससे है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से। अब जैसे मान लो कि एक एग्जांपल करते हैं, मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है x स्क्वायर वाई जेड, ओके, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया था, और आपको पूछ रहा है फाइंड फोर्स एट 1 1 1, इस तीनों कोऑर्डिनेट पे फोर्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स वेक्टर क्या निकालेंगे, एक्स कंपोनेंट निकालेंगे। एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, इसे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना होगा। तो वाई जेड कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2xyz। ओके, तो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है तो ये साइन नेगेटिव रहेगा। अब देखो जब यहाँ पे आप एक्स वाई जेड के बदले 1 1 1 पुट करोगे तो कितना आएगा -2 न्यूटन। इसी तरह एफ सी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर जेड कांस्टेंट आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी वाई 1, तो हो गया एक्स स्क्वायर जेड। तो एक्स और जेड के बदले 1 रखो तो -1 न्यूटन। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क अलोंग जेड डायरेक्शन, तो कितना हो जाएगा भाई, तो जेड को वेरिएबल मानना है, एक्स स्क्वायर वाई बच जाएगा, डी जेड अपॉन डी जेड कट जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो 1 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा अगेन -1 न्यूटन। तो देखो तो कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो गया -2 i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, दिस विल बी द कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, नोट इट डाउन प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया हुआ था और उससे मैंने कंजर्वेटिव फोर्स ऑब्टेन की। जस्ट अगर इसके अपोजिट आते हैं तो हमने क्या पढ़ा है, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स गिवन हो और हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए किसी भी पॉइंट पे, तो हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स इनटू डी आर इज इक्वल टू माइनस डी यू, दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इनटू डी आर बराबर माइनस डी यू, तो माइनस डी यू क्या हो जाएगा, तो माइनस डी यू हो जाएगा यू इनिशियल से लेके यू फाइनल, तो देखो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो हमने क्या पढ़ा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर, ये डॉट होगा इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब देखो कि कंजर्वेटिव फोर्स भी तीनों डायरेक्शन में होंगे, एक्स वाई जेड कंपोनेंट होंगे और आर के भी एक्स वाई जेड कंपोनेंट होंगे। तो अगर डी आर वेक्टर बराबर डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप, और कंजर्वेटिव फोर्स मान लो कि एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप, इस तरह से है, तो क्या होगा आपका, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, एफ एक्स डी एक्स का नेगेटिव माइनस एफ वाई डी वाई का नेगेटिव माइनस एफ जेड डी जेड का नेगेटिव इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे ऐसे ऑब्टेन करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स से। ओके, अब एक बात और कि पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस जो है, रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन 0 एट इंफिनिटी। इंफिनिटी में हम लोग इसका 0 रेफरेंस मानते हैं। तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल डिफाइन करनी हो तो हम लोग इसलिए डेफिनेशन में लिखते हैं कि इंफिनिटी से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट तक आने में किया गया वर्क, क्योंकि अगर आपको u इनिशियल 0 मिल जाए तो आप किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हो। इसलिए हम लोग रेफरेंस और कहाँ लेते हैं, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज पार्टिकल को या किसी भी मास को अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में किसी भी पॉइंट तक लाते हैं तो जो भी वर्क करना पड़ता है तो वो क्या बन जाता है उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या मानते हैं, पोटेंशियल का रेफरेंस इन्फिनिटी में मानते हैं और वो 0 होता है। अदरवाइज पोटेंशियल किसी भी एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट only in one condition, if we define reference first। अगर हम लोग रेफरेंस को पहले डिफाइन कर ले तभी किसी एक पॉइंट पे फाइंड करना पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हाँ, दूसरी बात, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो है ना वो रेफरेंस से इंडिपेंडेंट है। हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं, चेंज निकालते हैं। इसलिए ग्राउंड पे यानी कि जब ब्लॉक अर्थ पे होती है तो उसको 0 मान लेते हैं और एमजीएच पे चले जाते हैं, एच हाइट पे तो एमजीएच लिख लेते हैं, तो डिफरेंस निकालते हैं हम लोग, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो आपका रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मैं एक इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेन करता हूँ, वेट 1 मिनट। जैसे मान लो कि ये अर्थ है,
और मैंने अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल मान ली इनिशियल पोटेंशियल x। अब हमें क्या करना है कि इस जगह पे मान लो कि ब्लॉक को h हाइट पे हम ले गए m मास के ब्लॉक को, और ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो पोटेंशियल डिफाइन करना थोड़ा सा टफ होगा। कैसे? तो अगर मुझे रेफरेंस पता है तब हम पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, रेफरेंस नहीं पता होगा तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा, कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर का इंटीग्रेशन नेगेटिव में यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे क्या है, आपका कांस्टेंट है, और वो कितना है एम जी। डी आर कितना है भाई, तो डी आर है कितना एच, तो डी आर हो गया एच, तो एम जी एच इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब देखो कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है एफ सी डॉट डी आर, तो एफ सी कंजर्वेटिव फोर्स डाउनवर्ड, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, तो ये नेगेटिव होगा, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस, तो एम जी एच टोटल डी एच, ऊपर में डी वाई एलिमेंट ले लो और उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी एच, तो एम जी एच इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू इनिशियल प्लस एम जी एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यू फाइनल, तो यू फाइनल इज इक्वल टू एक्स प्लस एम जी एच। तो देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर हमें सिर्फ पर्टिकुलर डिफाइन करनी है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एक्स प्लस एम जी एच ये डिफाइन करना पड़ा। लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो एम जी एच होगा, देखो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना आया एम जी एच। तो एक्चुअल हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालते हैं। ओके, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे आ रहे हो, ब्लॉक को मैंने यहाँ पे लिया है ग्राउंड से कैपिटल एच पे, इस पॉइंट को बी कह लो, तो इस पॉइंट को अगर बी कह लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी कैसे लिखोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी जो हो जाएगा, सिमिलरली आप लिखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने रेफरेंस माना है तो x प्लस एम जी कैपिटल एच होगी। तो देखो इतना हो गया। अगर आपको a और b का डिफरेंस पता करना है तो x देखना गायब हो जाएगा, जो रेफरेंस हमने माना है वो गायब हो जाएगा। तो देखो तो यू बी माइनस यू ए करो तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, तो x प्लस एम जी एच माइनस एक्स माइनस एम जी एच। अच्छा यू बी ये है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो देखो क्या हो जाएगा एम जी कैपिटल एच माइनस एम जी स्मॉल एच, एम जी कॉमन एच माइनस एच। तो यही तो हम लोग करते हैं कि अगर हमें यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना हो, तो हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो ये टोटल कैपिटल एच ये स्मॉल एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच माइनस एच। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस, whereas the potential energy at a particular point depends upon reference point. Okay, I think you got it. Okay, स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको पता होगा कि जब भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड, तो उसके बीच आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो वास्तव में वो क्या है, चार्ज पार्टिकल का अट्रैक्शन ही तो है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन। तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। वो क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि आपने सुना होगा कि कुछ मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, कुछ मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। तो कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच एक सर्टेन सेपरेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम सेपरेशन। अगर उस सेपरेशन पे मॉलिक्यूल रहता है तो उसको मोस्ट स्टेबल स्टेट में कहा जाता है। अगर हम लोग सेपरेशन बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस दोनों को वापस से इक्विलिब्रियम में लाना चाहता है, और अगर मान लो कि उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसे कंप्रेस कर दे तो वापस से फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, यानी कि एनी हाउ वो क्या कहेगा कि भाई तो इक्विलिब्रियम अचीव कर लो। जैसे मान लो कि दो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे आप HCl मान लो, ये H है ये Cl है, दोनों की बॉन्ड लेंथ x0 है, ये मोस्ट स्टेबल स्टेट में है। तो अगर मैं H को और Cl को इंक्रीज कर दूं, यानी कि बॉन्ड लेंथ इसकी बढ़ा दूं, x1 कर दूं, x1 इज ग्रेटर देन x0, तो इस केस में क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स चाहेंगे कि भाई हम फिर से स्टेबल स्टेट में आ जाए, कि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे जो पार्शियली नेगेटिव होता है इस पे पार्शियली पॉजिटिव, ये इस दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब x0 से काफी नजदीक आ जाएंगे, मान लो कि ये H ये Cl काफी नजदीक आ गया, तो यहाँ पे इस केस में फिर से अगेन क्या होगा, रिपल्सन होगा, और फिर से उसे वो x0 अचीव करने के लिए कहा जाएगा। तो मोस्ट स्टेबल स्टेट में क्या होता है कि पार्टिकल क्या होता है कि एक अपनी पोजीशन बना के रखता है जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस बेसिस पे हम लोग इक्विलिब्रियम को, मॉलिक्यूल्स के इक्विलिब्रियम को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। कितने कैटेगरीज में, तीन कैटेगरीज में। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस मान लो कि आर का ग्राफ हो गया,
तो इस तरह से तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। जैसे देखो यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको कहते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये क्या कहलाता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब देखो कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या स्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों क्या हो रहा है? मैक्सिमा और मिनिमा पे बन रहा है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो देखो तो अगर मैं u वर्सेस r का ग्राफ का स्लोप फाइंड करूं तो क्या होगा? स्लोप डी यू अपॉन डी आर। और अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो का मतलब एफसी बराबर जीरो। इट मींस पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम। पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। तो देखो तो डी यू अपॉन डी आर को हम लोग कहेंगे स्लोप। तो डी यू अपॉन डी आर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कहां पे? एट इक्विलिब्रियम। तो डी यू अपॉन डी आर स्लोप कहां कहां पे जीरो होगा? यहां पे भी जीरो होगा, यहां पे भी जीरो होगा। तो चाहे पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, दोनों जगह पे क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व मस्ट बी जीरो, क्योंकि वहां पे स्लोप क्या होगा? जीरो। तो यहां पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो। तो जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल टू आर एक्सिस होगा। यहां पे भी ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? पैरेलल टू आर एक्सिस होगा। यहां पे तो ऑलरेडी वो हॉरिजॉन्टल हो ही चुका है। तो जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन और आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछे मॉलिक्यूल्स के बीच की, फाइंड द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, तो आपको क्या करना है? डी यू अपॉन डी आर को जीरो कर लेना है और एक्स की जो भी वैल्यू होगी या आर की जो भी वैल्यू होगी उसे फाइंड कर लेंगे। वो सारा पोजीशन क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा। अब उसमें देखना है कि स्टेबल कौन, अनस्टेबल कौन। तो स्टेबल और अनस्टेबल को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो हमें डबल डिफरेंशिएशन देखना पड़ता है। तो जैसे आपने देखा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैक्सिमा पे बन रहा है, तो आपने पढ़ा होगा मैक्सिमा मिनिमा पे कि d2u अपॉन डी आर स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन कर दो। तो डबल डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन? तो देख लो, मान लो कि यहाँ पे टेंजेंट इससे जस्ट पहले एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बना रहा है। और जब मान लो कि बॉल यहाँ पे आ जाएगा तो एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बनाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। तो ये नेगेटिव हो जाएगा डी यू अपॉन डी आर। यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है? पॉजिटिव। तो d2 रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप d2u अपॉन डी आर स्क्वायर लेस देन जीरो। तो इसके लिए क्या होगा? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो उस पॉइंट पे आप क्या करो? जो भी पॉइंट आप फाइंड करेंगे du अपॉन डी आर फाइंड करके, मान लो कि du अपॉन डी आर को जीरो करके आपने फाइंड किया x बराबर ए बी सी। अब इस एबीसी तीनों वाला पॉइंट तो इक्विलिब्रियम का है, लेकिन कौन स्टेबल, कौन अनस्टेबल, कौन न्यूट्रल, तो फिर डबल डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे। अगर d2u/dr स्क्वायर एट x बराबर मान लो कि a लेस देन जीरो आ गया तो वो कौन सा होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसी तरह अगर d2u अपॉन dr स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो गया एट x बराबर b, तो ये क्या कहलाएगा? स्टेबल। और अगर मान लो कि d2u अपॉन dr स्क्वायर एग्जैक्ट जीरो आ गया तो ये क्या होगा? न्यूट्रल। तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग ऐसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो आप इसे नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेंटर ऑफ मास शुरू करेंगे। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।